हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर के। तो आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का एक नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो पढ़ेंगे। टॉपिक है बैंक अकाउंट्स। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स पढ़ते हैं। अपने को पता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन को ग्रांट करता है। इसमें बैंक अकाउंट्स होते हैं, दो तरह से डिवाइड किए गए हैं, डिपॉजिट अकाउंट और लोन अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक सेविंग अकाउंट हो गया और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल खोल सकता है। करंट अकाउंट मोस्टली क्या होता है, आपका बिजनेस पर्पजेज़ के लिए होता है। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। करंट अकाउंट में आपको जो इसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ईयर के हिसाब से होता है, हर बैंक का अपना रेट होता है। और इसी को हम CASA कासा भी बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के, वो आगे डिस्कस करेंगे। टर्म डिपॉजिट की बात कर ली जाए, टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें एक आरडी होती है और एक एफडी होती है। सुना ही होगा, आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, राफा बोलते हैं इसे। आरडी में क्या होता है कि आप हर मंथ एक अमाउंट जो है वो सब जमा कर सकते हैं अपने खाते में, एक टेन्योर के लिए। लाइक इसमें जो डेज़ है आरडी के वो 6 मंथ से लेके आप 10 साल तक के लिए खोल सकते हैं। सपोज आपने 6 महीने के लिए की गई है आपकी आरडी 1000 रुपये की, तो हर महीने आप 1000 रुपये जमा करवाओगे। सेम एफडी में भी क्या होता है, टर्म डिपॉजिट, बट इसमें लमसम एक अमाउंट जो है अपने पूरा, जैसे 10 लाख 5 लाख, वो आप जमा करोगे 7 दिन से लेके 10 साल तक के लिए होती है। और सब में अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होता है। मतलब कि ये बैंक की स्कीम्स होती है, लाइक 2 साल के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है, 5 साल से ऊपर के लिए क्या है, वो उस हिसाब से होता है। और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए थोड़ा अलग इंटरेस्ट रेट होता है वैसे। अभी बात कर लेते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की, BSBD जिसे बोलते हैं। BSBDB स्कीम है एक, जो कि जनधन खाते जिसके बेसिस पे खुलते हैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में आते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह होते हैं, मिनिमम से वेज जो वेजेस होते हैं, मिनिमल वेजेस वाले अकाउंट्स है। इसमें नो फ्रिल अकाउंट्स भी बोलते हैं। और इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब कि इसमें कोई आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता है कोई भी बैलेंस। अच्छा जी, फिर इसमें आपकी मिनिमम KYC रिक्वायरमेंट होती है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है इसकी, सॉरी, कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है इसकी। आप इसमें जो ट्रांजेक्शन वो आई गेस 1 लाख तक का होता है इसमें कुछ। टोटल डिपॉजिट जो होते हैं वो आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें ATM फ्री मिलेगा आपको। और होल्डर्स ऑफ BSBD अकाउंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ओपनिंग एनी अदर सेविंग अकाउंट इन दैट बैंक। मतलब कि वो अगर आप 30 दिन के लिए आपको 30 दिन में आपको बंद करना पड़ेगा, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट और आप ये वाला अकाउंट खोलते हो BSBD वाला, तो उसमें फिर आपको एक ऑप्शन आता है कि आप 30 दिन के अंदर ही अंदर उस सेविंग अकाउंट को क्लोज करवा दें। फिर आता है डोरमेंट अकाउंट। ये मोस्टली जो ये जनधन अकाउंट है ये जैसे मैंने बताया दिहाड़ी मजदूर या जो डेली वेजेस वाले होते हैं उनके लिए। बट इसमें ये है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे कि PMJJY, PMSBY, ये स्कीम्स भी प्रोवाइड करती है इन लोग को, होती सबके लिए है। बट इस बेसिस पे कोई भी जो कस्टमर है वो अवेल कर सकता है इंश्योरेंस स्कीम्स को भी, जो मिनिमम 20 रुपये से 20 रुपये की स्कीम होती है जो इंश्योरेंस स्कीम एक्सीडेंटल। और 340 की होती है कुछ समथिंग। फिर बात करते हैं डोमेंट अकाउंट की। डोमेंट अकाउंट वो होता है जिन अकाउंट्स पे होल्ड लगा दिया होता है बैंक ने। ये इनऑपरेटिव अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कारण होते हैं, पर ये वो लोग वो अकाउंट्स है जिनको लॉक कर दिया गया बैंक की तरफ से। तो आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और तब आपका खाता चलेगा, वरना उस पर होल्ड लग गया होगा, लॉक लग गया होगा। डीमेट अकाउंट की बात करते हैं, ये सभी को पता होगा जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो ले रखा है जिन्होंने, तो इसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। इट इज़ एन अकाउंट टू होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी और डेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इन इंडिया डीमेट अकाउंट्स आर मेंटेन बाय 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन, NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और सेबी पता है, सेबी इसकी स्टेचुटरी बॉडी है जो सब कुछ देखती है। अच्छा जी, अभी मार्केट की बात हुई तो अभी करते हैं, जैसे फॉरेन अकाउंट्स होते हैं, NRIs जिन्हें बोलते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो होते हैं, वो लोग कौन कौन से अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी NRI है जो बाहर रह रहा है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे है, और या कोई एक और बिजनेस है, कुछ भी है, सोर्स अर्निंग सोर्स है, इनकम जनरेट हो रही है उसकी इंडिया में, और रहता वो बाहर है, या तो रेंट ले रहा है, डिविडेंड जो भी है, तो वो अपने अकाउंट में कैसे पैसे लेगा, वो उसको एक NRO अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन होता है और डिपॉजिट होता है इंडियन करेंसी में और विड्रॉल होता है फॉरेन करेंसी में। बट कुछ केसेस में आप सेम इंडियन करेंसी में भी विड्रॉल कर सकते हैं इसे। लाइक कोई और इधर और सर्वाइवर वाला ऑप्शन होता है, जैसे कोई किसी और के साथ खोलना है तो वो भी पैसा ले सकता है। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्ट कैरी हो रहा है, इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, वो टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स लगता है। अभी NRE अकाउंट की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जिसे बोलते हैं। तो अगर कोई सपोज बंदा है, इट इज़ एन अकाउंट ऑफ एन NRI टू ट्रांसफर फॉरेन अर्निंग्स टू इंडिया। अगर कोई बंदा बाहर से पैसा भेज रहा है इंडिया में, कोई भी अर्निंग है उसकी, और वो फॉरेन से इंडिया में पैसा भेज रहा है, इसमें सेविंग अकाउंट ओपन होता है और सिर्फ विड्रॉल होता है। तो कमाएगा डॉलर्स में और जो विड्रॉल होगा वो होगा इंडियन करेंसी में। जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो टैक्स फ्री है, ठीक है, फॉरेन अर्निंग हो रही है, ट्रांसफर हो रही है इंडिया को, तो इसमें इंडिया का भी ग्रोथ होती है। मतलब इन लोग को काफ़ी वो किया जाता है, महत्व दिया जाता है, क्योंकि बाहर से पैसा जनरेट करके इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। अभी बात करते हैं FCNR अकाउंट्स। तो FCNR अकाउंट्स होते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। अब ये क्या चीज़ है, 1993 में आई थी। ओनली फॉरेन करेंसी इज डिपॉजिटेड, सिर्फ फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होती है, ओनली ओपन इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, लाइक जैसे FDRD होती है उस तरीके से कुछ टाइम के लिए आप रख सकते हैं इसे। और ये मोस्टली आई गेस वैसे होता है कि आप फॉरेन की ही करेंसी को ले रहे हो और फॉरेन में ही इन्वेस्ट भी कर रहे हो, उस चीज़ पर्पज से ये चीज़ यूज़ होती है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। अब क्या कर रहे हैं हम, बात RFC की बात कर रहे हैं। RFC अकाउंट क्या होता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें क्या होता है, स्पेशली यूजफुल फॉर नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, NRI के लिए, हु रिटर्न टू इंडिया। ये उन NRIs के लिए है जो इंडिया आ गए हैं, ठीक है। और कैन बी ओपन एज सेविंग एज वेल एज करंट, तो बोथ सेविंग और करंट अकाउंट्स खुल जाते हैं इसमें। फॉरेन करेंसी,
ओके, ये है वो वाला जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन में वो करे, और जो एफसीएनआर है वो आपकी आरडीएफडी की टर्म में जो भी अमाउंट आप डॉलर्स में सेव कर रहे हो वो वैसा चल रहा है। और नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट की बात कर लेते हैं अभी। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा नेम है, जैसे एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉस्ट्रो अकाउंट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं जो कि जैसे एसबीआई है, उसने एक अकाउंट खोला है बैंक ऑफ अमेरिका में यूएस में, और यूएस डॉलर्स में उसमें पैसे रखे हैं। वॉस्टर अकाउंट होता है जो जैसे जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई में अकाउंट खोला है इंडियन रुपीज़ में। सो यहाँ लिखा भी है, नॉस्टर अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट दैट बैंक होल्ड्स इन फॉरेन करेंसी एंड अनदर बैंक। फॉरेन करेंसी में ही रखा है और अनदर बैंक में रखा है, मतलब कि फॉरेन में एसबीआई ने पैसा रखा है फॉरेन के बैंक में। वॉस्टर अकाउंट जैसे फॉरेन का कोई बैंक है, उसने यहाँ पे इंडिया के ब्रांच में, इंडिया के किसी बैंक में इंडियन करेंसी में कोई अकाउंट खोल रखा है, वो वस्त्र हो गया। केवाईसी नॉर्म्स की बात कर लेते हैं। 6 ओवीडीज होती है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कंपलसरी हैं, मतलब जिसके बेसिस पे आप, इनमें से 2 लग जाते हैं, इनफ होते हैं। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, इन 6 में से कोई भी 2 यूज़ हो जाते हैं। आजकल तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। बाकी केवाईसी नॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट केवाईसीज डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। कारण क्या है, केवाईसी पॉलिसीज़ क्या करती है? कस्टमर कंप्लेंट्स पॉलिसी होती है, फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होता है, फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या-क्या है, मतलब कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, जैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर को, ये ज़रूरी होता है क्योंकि क्या होता है, कई बार टेररिस्ट वगैरह क्या करते हैं, ऐसे पैसे सप्लाई करते हैं या फिर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, उनको जो ट्रेस आउट करने के लिए केवाईसी पॉलिसीज़ रखी गई हैं, और इसमें मॉनिटर भी किया जाता है ट्रांजैक्शन को, ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। अभी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई थी जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टाइम पे, तो उस टाइम क्या हुआ था, काफ़ी अमाउंट जो था लोगों का, वो बाद में पता लगा जिस वक्त वो हैपनिंग हो गई, कि एक अकाउंट से अलग-अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए थे पैसे। सो मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए उसके बाद 2002 में पीएमएलए, जिसको प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं, वो लाया गया। एएमएल एक्ट बोलते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेजेस पे काम कर रही है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है ब्लैक मनी का एक व्हाइट मनी में, और ये ऐसा होता है कि जैसे कोई बड़ा अमाउंट है किसी एक अकाउंट से, वो छोटे-छोटे अकाउंट्स में डिस्पर्स कर लिया जाता है, स्प्रेड कर लिया जाता है, और क्योंकि वो छोटे अकाउंट्स में छोटा अमाउंट होता है, तो वो ट्रेसेबल नहीं होता, और एक्चुअल इसलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मॉनिटरिंग वगैरह करनी शुरू की गई है। तो अब थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गया पैसा, सॉरी, सो ये ट्रेस करने के लिए ये चीज़ें रखी गई और केवाईसी इसलिए इंपॉर्टेंट किया गया। सो यही था आज के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-3 टॉपिक्स थे। थैंक्स एंड बाय बाय।